हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने कार्बेनाइन का टॉपिक पढ़ा था। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कार्बीन। आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? कार्बीन। कौन सा इंटरमीडिएट पढ़ेंगे? कार्बीन। अगर कार्बीन का जनरल फॉर्मूला आप देखें, जनरल स्ट्रक्चर देखें तो कार्बीन होता है Cr2 और इस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है। ये आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है जनरली, ठीक है। और ये 2 बॉन्ड बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन है इस पे। दो, अगर मैं ऐसे देखूं इसको कि Cr R और 2 इलेक्ट्रॉन और इसके टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो ये जो कार्बीन है ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। ये जो कार्बीन है ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है और 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होने के साथ साथ ये जो है डाइवेलेंट स्पीशीज है। 6 इलेक्ट्रॉन एज वेल एज डाइवेलेंट स्पीशीज, क्योंकि 2 बॉन्ड बना रही है इसलिए डाइवेलेंट स्पीशीज। एक और बात अगर इसमें देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन कार्बीन में है और अगर आपने कार्बोकैटायन ढंग से पढ़ा है तो 6 इलेक्ट्रॉन कार्बोकैटायन में होते हैं। कार्बोकैटायन में भी कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है इसलिए कार्बीन और कार्बोकैटायन को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहा जाता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहा जाता है किस किस को? कार्बीन एंड कार्बोकैटायन को। कार्बीन एंड कार्बोकैटायन को आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज भी कहा जाता है क्योंकि दोनों 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसकी बात करते हैं। कार्बीन पे अगर मैं चार्ज देखूं तो क्योंकि कोई चार्ज नहीं है, ये एक न्यूट्रल इंटरमीडिएट है। ये एक न्यूट्रल इंटरमीडिएट है, ठीक है, कोई चार्ज ना होने की वजह से। अब टाइप्स पे बात करते हैं। जनरली कार्बीन कितने टाइप्स की पाई जाती है? तो जो कार्बीन होती है वो 2 तरह की मिलती है। कार्बीन हमें 2 तरीके की देखने की मिलती है। एक होती है सिंगलेट कार्बीन और एक होती है ट्रिपलेट कार्बीन। एक होती है सिंगलेट, एक होती है ट्रिपलेट। जनरली जो सिंगलेट कार्बीन होती है उसकी ज्योमेट्री बेंट होती है, बेंट होती है, बेंट होती है, ठीक है। ये जो सिंगलेट कार्बन होती है इसकी ज्योमेट्री बेंट होती है और इसके हाइब्रिडाइजेशन sp2 कंसीडर करके चला जाता है, ठीक है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 और ज्योमेट्री बेंट। अच्छा, sp2 है तो sp2 को कैसे बनाओगे? मैं ऐसे कहता हूं, इसके sp2 स्ट्रक्चर कैसे बना जाता है? ये कार्बन देखो, 2 तो आर बॉन्ड है इस कार्बन पे, 2 आर बॉन्ड है। तो मैं ऐसे दिखाता हूं, एक आर बॉन्ड ये प्लेन से आगे की साइड आर, एक ये आर वाला बॉन्ड प्लेन से पीछे की साइड, अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, ठीक है। और sp2 है तो तीसरा ये ऑर्बिटल जिसमें ये कार्बन वाले 2 इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा इसके ऊपर एक बच जाएगा एम्प्टी p ऑर्बिटल। इसके ऊपर क्या बच जाएगा? एक एम्प्टी p, एम्प्टी p ऑर्बिटल। ये स्ट्रक्चर बनता है सिंगलेट कार्बीन का। अगर हम बात करें ट्रिपलेट कार्बीन की, इसी के साथ साथ मैं सिंगलेट कार्बीन की मल्टीप्लिसिटी की ओर बात कर लेता हूँ। मल्टीप्लिसिटी क्या होती है? मल्टीप्लिसिटी लिखी जाती है, फॉर्मूला होता है 2s+1, 2s+1, जहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, s क्या है? s जो है स्पिन वैल्यू है इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का टोटल स्पिन है। तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो उसको हाफ लूंगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन का माइनस हाफ लूंगा और यहाँ से टोटल स्पिन वैल्यू क्या आएगी? 0। और जब इस 0 को यहाँ s वैल्यू में रखेंगे तो मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी 1। और इसलिए इसको, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी 1 है इसलिए इसको सिंगलेट कहा गया है। मल्टीप्लिसिटी 1 है इसलिए इसको सिंगलेट कहा गया है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ ट्रिपलेट कार्बन पे। वही मल्टीप्लिसिटी वाला कंसेप्ट देखूं
मल्टीप्लिसिटी वाला, तो मैं ये कहता हूं मल्टीप्लिसिटी 2s+1 से कैलकुलेट होती है। और यहाँ पे देखो सिंगलेट के टाइम पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड थे, ट्रिपलेट के टाइम पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे, और अनपेयर्ड हो गए तो टोटल स्पिन इस इलेक्ट्रॉन की हाफ वैल्यू, इस इलेक्ट्रॉन की प्लस हाफ, टोटल हो गया 1। और एस वैल्यू जब मैं इस मल्टीप्लिसिटी के फॉर्मूले में रखूंगा तो 2 इंटू 1 + 1 = 3, यह आ जाएगा 3। और 3 है इसलिए इसको ट्रिपलेट कहेंगे, 3 है इसलिए इसको ट्रिपलेट कहेंगे। सिंगलेट में ये दोनों पेयर्ड है, इस चीज का ध्यान रखना। सिंगलेट में ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और ट्रिपलेट में ये दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। ठीक है, ट्रिपलेट कार्बाइन के स्ट्रक्चर्स की बात करता हूँ। ट्रिपलेट कार्बाइन दो तरीके के स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मैं कहूँगा एक तरीके का होता है लीनियर, एक तरीके का होता है लीनियर और दूसरे तरीके का होता है बेंट। लीनियर और बेंट। मैं अगर स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखना बेंट वाला तो बिल्कुल ऐसे ही बनाओगे। कैसे बनाओगे? ये कार्बन, 2 R बॉन्ड दिखाने, तो एक R का बॉन्ड बिलो द प्लेन, एक बॉन्ड अबव द प्लेन, एक ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, और एक मैं दिखाऊंगा यहाँ पे p ऑर्बिटल। देखो सिंगलेट ट्रिपलेट में फर्क कैसा है, ये p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, और ये ऑर्बिटल कौन सा है? sp2, sp2 ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखना यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थे तो सेम ऑर्बिटल में दिखाए, और कौन से ऑर्बिटल में दिखाए? sp2 वाले में। यहाँ पे ट्रिपलेट के केस में ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं होते हैं, तो कहाँ दिखाऊंगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाऊंगा और एक इलेक्ट्रॉन इस p ऑर्बिटल में, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा। बात समझ आ रही है कि बेंट स्ट्रक्चर है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है। बेंट जब है ट्रिपलेट कार्बाइन तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही है, लेकिन ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन sp2 ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में, और दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है। ठीक है, मैं लीनियर वाले की बात करता हूँ। लीनियर वाले की हाइब्रिडाइजेशन sp, लीनियर वाले की हाइब्रिडाइजेशन sp। इसको मैं दिखाऊंगा कैसे, देखो एक कार्बन, फिर से मुझे 2 बॉन्ड दिखाने हैं, इन 2 बॉन्ड को मैं ऐसे दिखाऊंगा। देखो ऐसे कंसिडर करना, आपको पता है 3 एक्सिस होती हैं, 3 एक्सिस होती हैं एक्स, वाई और जेड। यहां मैं कार्बन दिखाऊंगा। ठीक है, कार्बन के फ्रंट साइड में, ठीक है, फ्रंट साइड में और बैक साइड में, जिसको मैं जेड एक्सिस कह रहा हूं, उस पे तो मैंने दिखाए 2 आर ग्रुप, उस पे तो दिखाए मैंने 2 आर ग्रुप। ठीक है, इसके बाद एक ऑर्बिटल दिखाया p का मैंने इस y एक्सिस कह लूं, एक ऑर्बिटल दिखाया p का मैंने इस y एक्सिस कह लूं, और दूसरा p का ऑर्बिटल मैं दिखाता हूं इस z एक्सिस कह लूं, ऐसे। तो कुछ इस तरीके से आप इस ट्रिपलेट कार्बाइन के स्ट्रक्चर को कंसिडर कर सकते हो। आप देखो 2 ऑर्बिटल बचे, ये भी p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल है, ये भी p ऑर्बिटल। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन दिखाओगे, 2 इलेक्ट्रॉन है ना अनपेयर्ड फॉर्म में, एक इलेक्ट्रॉन इस p ऑर्बिटल में और एक इलेक्ट्रॉन इस p ऑर्बिटल। ठीक है, इस तरीके से आप ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं, इस तरीके से इनको शो, इस कार्बीन्स को शो किया जा सकता है। तो ये था जनरल कार्बीन के स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब कुछ और बात कर लेते हैं सिंगलेट ट्रिपलेट कार्बीन के बारे में। सिंगलेट कार्बीन में देखना, सिंगलेट कार्बीन को जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। कैसे इलेक्ट्रॉन है? ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, पेयर्ड है तो ये कार्बीन क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
ये कार्बिन जो है वो डायामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगी। ये कार्बिन जो है वो डायामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। और क्योंकि क्योंकि यहाँ पे इस कार्बिन में R2C, मैंने क्या कहा, इस कार्बिन में देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को मैं अनपेड दिखा रहा हूँ। और अगर इन दो इलेक्ट्रॉन्स को मैं अनपेड दिखा रहा हूँ तो मैं ये कहूँगा कि ये जो कार्बिन है, ये क्योंकि मैंने दो इलेक्ट्रॉन अनपेड दिखाए, ये कार्बिन पैरामैग्नेटिक स्पीशीज की तरह बिहेव करेगी। तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्योंकि सिंगलेट कार्बिन में, तो ये डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करती है। और क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसमें, ट्रिपलेट कार्बिन में, तो ये पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करती है। आपको इस प्रॉपर्टी को भी ध्यान रखना होगा, कार्बीन्स की इस प्रॉपर्टी को भी ध्यान रखना होगा। अच्छा, जो ये सिंगलेट कार्बिन है कई बार आपको इस तरीके से लिखी भी मिल सकती है कि R2C और ये दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये जो ट्रिपलेट कार्बिन है वो इस तरीके से लिखी मिल सकती है कि R2C और ये दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, इस तरीके से लिखी मिल सकती है आपको। इसके अलावा एक बात और वो बात क्या, कि अगर डायामैग्नेटिक है, सिंगलेट कार्बिन कैसी है, डायामैग्नेटिक है, जो भी स्पीशीज डायामैग्नेटिक होती है वो ESR इनएक्टिव होती हैं। ESR इनएक्टिव, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में इनएक्टिव होगी ये कार्बिन। और क्योंकि ट्रिपलेट कार्बिन कैसी है, पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि ट्रिपलेट कार्बिन पैरामैग्नेटिक है तो ये कैसी होगी, ये ESR एक्टिव होगी, ये ESR एक्टिव होगी। सिंगलेट कार्बिन ये को मैंने ESR इनएक्टिव का है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। मैं आगे चलता हूँ। आगे देखना, मैं ये कहता हूँ कि मान लो आपको कोई भी ऐसे दी कार्बिन लिख के R2C, अब आप कैसे डिसाइड करोगे भाई, मैंने तो ये कह दिया कि ये कार्बिन दो तरीके की होती है, मैंने तो ये कह दिया ये कार्बिन दो तरीके की होती है, या तो सिंगलेट कह लो या फिर ट्रिपलेट कह लो, दोनों की रिएक्शन थोड़ी थोड़ी अलग होती है। लेकिन आप लोग कैसे डिसाइड करोगे कि किसी कार्बिन को आप सिंगलेट कार्बिन कहो या किसी कार्बिन को ट्रिपलेट कार्बिन कहो, और किसको आप ज्यादा स्टेबल बताओ और किसको आप कम स्टेबल बताओ, इन दो चीजों पे बात देखना। सिंगलेट कार्बिन की जब मैंने sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात की, बेंट स्ट्रक्चर की बात की, तो मैंने इसका स्ट्रक्चर क्या बनाया था सिंगलेट का, कार्बन, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है, ये R बॉन्ड, ये आगे की तरफ, और ऊपर नीचे p ऑर्बिटल, एम्प्टी p ऑर्बिटल का लॉब। अब मुझे एक चीज बताना, क्या मैं कहूँ ये दो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की तरह है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर भी नहीं कहता, मैं इन्हें ऐसे कह देता हूँ कि ये कैसे इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों के बीच क्या होगा, इन बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स के बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा। कितने कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी दो इलेक्ट्रॉन है, टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है यहाँ पे, ठीक है। और इस टू इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने के कारण इन दो R ग्रुप के बीच का जो एंगल, बॉन्ड एंगल है, ये घट जाता है, ये घट जाता है। ये कितना हो जाता है, ये 100 से 110 डिग्री के बीच हो जाता है, 100 से 110 डिग्री के बीच हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ ट्रिपलेट की, ट्रिपलेट कार्बिन की, और उसका ही बेंट स्ट्रक्चर अगर मैं कंसीडर करूं, ट्रिपलेट कार्बिन का अगर मैं बेंट स्ट्रक्चर कंसीडर करता हूं,
तो एक बार देखना ट्रिपलेट कार्बिन का बेंड स्ट्रक्चर कैसे बनाऊंगा। स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर बनेगा। आर, ये आर आगे की साइड, ठीक है, ये एक sp2 हाइब्रिड और एक p ऑर्बिटल। लेकिन फर्क क्या आएगा, फर्क ये आएगा कि अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन इस p ऑर्बिटल में। इस डिफरेंस के आने से क्या हुआ देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बचा और इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जो रिपल्शन होगी, अब जो रिपल्शन होगी वो कितनी होगी, वो 2 इलेक्ट्रॉन वर्सेस 1 इलेक्ट्रॉन के बीच होगी। 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे रिपल्शन कम है, यहाँ पे रिपल्शन कम है और इस केस में रिपल्शन ज्यादा है। इस बात को आप इजीली समझ सकते हैं कि एक जगह 2 इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, एक जगह 2 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है। इसलिए जो है सिंगलेट कार्बिन के केस में रिपल्शन ज्यादा है, ट्रिपलेट कार्बिन के केस में रिपल्शन कम है। और इसलिए मैं जनरली ट्रिपलेट कार्बिन को मोर स्टेबल कहूंगा। ट्रिपलेट कार्बिन को जनरली मैं मोर स्टेबल कहूंगा, ठीक है ना। इसके अलावा अब मैं ये तो बात हो गई थोड़ा सा स्टेबिलिटी की, कि जनरली हम किसको ज़्यादा स्टेबल कहें, किसको कम स्टेबल कहें, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि आर ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ेगा कार्बिन के नेचर पे। आर ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ेगा कार्बिन के नेचर पे, कि कार्बिन सिंगलेट कब बनेगी और ट्रिपलेट कब बनेगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन कम है तो ये बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है। क्योंकि रिपल्शन कम है, ये बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है। ये कितना होता है, ये 130 से 150 डिग्री के अप्रोक्स होता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 130 से 150 के अप्रोक्स होता है। अब हम बात करते हैं कि आर ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ेगा कार्बिन के नेचर पे। आर ग्रुप देख के, इस आर ग्रुप को देख के आप कैसे बता सकते हो कि कोई कार्बिन आप सिंगलेट कहोगे या कोई कार्बिन आप ट्रिपलेट कहोगे। वैसे तो ये कंसेप्ट एमओटी के थ्रू आता है, वैसे तो ये कंसेप्ट एमओटी के थ्रू आता है, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक्स वगैरह बताऊंगा, कुछ ग्रुप्स भी लिखवाऊंगा जिनसे आप ये बता सकते हो कि कार्बिन सिंगलेट है या कार्बिन ट्रिपलेट, ठीक है। देखना, आगे चलते हैं इसमें, मैं इसको क्लियर करता हूँ। मैं लिखता हूँ R2C, ठीक है, और मैं कैटेगराइज करता हूँ आर ग्रुप के नेचर के बेसिस पे इस कार्बिन को ट्रिपलेट या फिर सिंगलेट। मैं आपको ये कहता हूँ कि इस कार्बिन को आप ट्रिपलेट कार्बिन तब कहोगे जब ये आर कोई बल्की ग्रुप है। आर कोई बल्की ग्रुप है तो इस कार्बिन को आप ट्रिपलेट कार्बिन कहोगे, ठीक है। और जब भी आर कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें लोन पेयर है, अगर आर में लोन पेयर है, जो कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा एटम है, अगर उस पे लोन पेयर होगा तो ये सिंगलेट कार्बिन होती है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैं एक बल्की ग्रुप लेता हूं एडमेंटेन, मैं बल्की ग्रुप लेता हूं एडमेंटेन, ठीक है। अगर मैं ये कार्बिन बनाऊं, देखना, ये कार्बन, इस पे कार्बिन, यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ पे एडमेंटेन ग्रुप है। एडमेंटाइल ग्रुप क्या होता है, एडमेंटाइल ग्रुप देखो इतना बल्कि होता है, इस ग्रुप को आप एडमेंटाइल ग्रुप कहते हो। इस ग्रुप को एडमेंटाइल ग्रुप कहा जाता है।
ठीक है, यहाँ से जोड़ना है हमें कार्बन से। तो इतने बल्कि ग्रुप के लगने से ये जो कार्बीन है ये ट्रिपलेट हो जाती है। कैसी हो जाती है? ट्रिपलेट हो जाती है। इस ग्रुप को आप लिख लेना। इस ग्रुप को क्या कहते हैं? इस ग्रुप को कहते हैं एडी, एडमेंटाइल ग्रुप। एडमेंटाइल ग्रुप, ठीक है। इसके अलावा मैं कुछ एग्जांपल और लेता हूँ ट्रिपलेट कार्बन पे के। ऐसे लिख देता हूँ, कार्बन एडमेंटाइल, इस साइड भी एडमेंटाइल, ये भी ट्रिपलेट कार्बन, ठीक है। ट्रिपलेट कार्बन वो जहां बल्कि ग्रुप है, जैसे सी एच मिथाइल, ये मिथाइल को बल्कि ग्रुप मान के, मिथाइल नहीं, मैं यहाँ एक एडमेंटाइल लिखता हूँ। एडमेंटाइल समझा रहा हूँ मैं आपको, एडमेंटाइल लिखता हूँ, मिथाइल नहीं, एडमेंटाइल। एक एडमेंटाइल है तो भी ये कार्बीन जो है ये बल्कि है और ये ट्रिपलेट की कैटेगरी में। अगर मैं यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लिखता हूँ तो भी ये ट्रिपलेट है। अगर मैं यहाँ पे एक फिनाइल लिखता हूँ तो भी ट्रिपलेट है, ठीक है। एक फिनाइल लिखता हूँ तो भी ट्रिपलेट है। इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिनके लगने से मैं जो कार्बीन है उसको सिंगलेट या ट्रिपलेट की कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकता हूँ? देखना, मैं एग्जांपल लिखता हूँ सी एच सी डबल बॉन्ड ओ आर। ये कार्बीन भी कैसी है? ये सारी कार्बीन जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखवाए ये ट्रिपलेट कार्बीन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये ट्रिपलेट कार्बीन के एग्जांपल है। CH2 भी जो होती है वो ट्रिपलेट होती है, बल्कि ग्रुप नहीं होता, लेकिन CH2 भी जो होती है वो ट्रिपलेट होती है। अब मैं केस आता हूँ सिंगलेट कार्बीन के। मैंने आपको कहा लोन पेयर होना चाहिए, लोन पेयर वाला ग्रुप लगा दो। जैसे देखो, कार्बन, यहाँ पे लगाया मैंने OR, यहाँ पे लगाया OR, लोन पेयर है ना। इस कार्बीन वाले कार्बन से जो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम है उस पे लोन पेयर है, तो ये सिंगलेट कार्बीन हो गई। इसी तरह मैं एग्जांपल लिखता हूँ NH2 NH2, ये कार्बन कैसी होगी? सिंगलेट होगी। इसके अलावा मैं लिखता हूँ H और यहाँ पे X, यहाँ पे X क्या है? Cl Br I, या फिर फ्लोरीन है। तो ये कार्बन भी कैसे होगी? ये कार्बन भी सिंगलेट होगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे तो एक ही हेलोजन लगाए, दो हेलोजन लगा लो तो भी ये कार्बन कैसी होगी? सिंगलेट होगी। एक एग्जांपल और लिखवा देता हूँ, ये कार्बन भी सिंगलेट होती है, ठीक है। तो ये कैटेगराइज करने का थोड़ा आसान तरीका है कि सिंगलेट कार्बन आप कैसे कहोगे लोन पेयर वाले को, ट्रिपलेट कार्बन आप कैसे कहोगे बल्कि ग्रुप वाले को। एक दो एग्जांपल्स आपको थोड़ा सा ध्यान रखने होंगे, जैसे CH2 का ये CH मिथाइल वाला, ठीक है, इनको सिंगलेट कहोगे ट्रिपलेट कहोगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी कार्बन को देख के बताया जा सके कि वो सिंगलेट है या ट्रिपलेट है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरह वो कार्बन प्रिपेयर की गई है, ये भी बहुत मैटर करता है। सिर्फ किसी कार्बन को देख के ही नहीं कह सकते कि वो सिंगलेट है या ट्रिपलेट है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रिएक्शन कंडीशंस पे भी आपको ध्यान रखना होगा कि किन रिएक्शन कंडीशंस में कार्बन बन रही है। रिएक्शन कंडीशन बहुत इफेक्ट करती हैं। कई बार कुछ रिएक्शन कंडीशन ऐसी होती हैं जो सिंगलेट कार्बन का जनरेशन करती हैं, कुछ रिएक्शन कंडीशन ऐसी होती हैं जो ट्रिपलेट कार्बन का जनरेशन करती हैं। तो अब हम चल देते हैं जनरेशन ऑफ कार्बन पे। अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक जनरेशन ऑफ कार्बन। जनरेशन ऑफ कार्बन, कार्बन को हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं इसकी बात करते हैं। सबसे पहला मेथड बाय अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, बाय अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, या फिर इसको सिर्फ अल्फा एलिमिनेशन भी कहा जाता है।
इसको सिर्फ अल्फा एलिमिनेशन भी कहा जाता है। देखना कैसे होगा ये। कार्बन, यहाँ पे मैं Cl ले लेता हूँ 3, ठीक है, एक H ले लेता हूँ। अल्फा अल्फा एलिमिनेशन, देखो मैंने अपने आपने अगर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ा था तो एलिमिनेशन क्या है, दो ग्रुप का निकलना, दो ग्रुप या फिर दो एटम का निकलना जो है ये एलिमिनेशन है। अब अगर ये जो दो ग्रुप या एटम निकल रहे हैं ये सेम कार्बन पे से निकल रहे हैं तो अल्फा अल्फा, सेम कार्बन पे से निकल रहे हैं तो अल्फा अल्फा। देखो 1 2 3 4 5, एक ग्रुप मान लो यहां से निकला लिविंग ग्रुप, एक ग्रुप यहां से निकला, तो इसको ही अल्फा मानूंगा तो एक लिविंग ग्रुप अल्फा पे से निकला और दूसरा लिविंग ग्रुप भी अल्फा पे से निकला, और इसलिए इस तरीके का एलिमिनेशन अल्फा अल्फा एलिमिनेशन। मैं दूसरे तरीके के एलिमिनेशन पे आता हूँ, कार्बन 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 कार्बन, एक लिविंग ग्रुप इस अल्फा कार्बन पे से निकला, दूसरा लिविंग ग्रुप इसके एडजेसेंट कार्बन पे से जिसको मैं बीटा कहूंगा, तो ये एलिमिनेशन हो गया अल्फा बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, तो एलिमिनेशन जो है अगर सेम कार्बन एटम्स पे है तो अल्फा अल्फा, एडजेसेंट पे है तो अल्फा बीटा, पहले और तीसरे पे से है, देखो एक लिविंग ग्रुप यहाँ से जाए ये अल्फा ये बीटा ये गामा, ठीक है, एक यहाँ से जाए तो अल्फा गामा, ठीक है, अल्फा गामा। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन को कैटेगराइज कर सकते हैं। अल्फा अल्फा एलिमिनेशन कह रहा हूं मैं यहाँ पे, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन कह रहा हूं तो अल्फा अल्फा एलिमिनेशन में क्या होगा, इसी कार्बन को इसी कार्बन पे से दो ग्रुप जाएंगे। देखो मैंने मान लो इस रिएक्शन में बेस डाला, इस रिएक्शन में बेस डालने पे क्या होगा, देखो ये जो हाइड्रोजन है ये जो प्रोटॉन है मैं इसको एसिडिक प्रोटॉन कहता हूँ। एसिडिक प्रोटॉन क्या होता है, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी देखो ये 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करेंगे, कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेंगे, कार्बन हाइड्रोजन से करेगा, इस हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और इसके डिक्रीज होने से क्या होगा, ये एसिडिक हो जाएगा। जब ये एसिडिक होगा तो ये बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है, बाहर क्या निकलेगा H2O, H2O बाहर निकल गया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे गया, क्या बना C नेगेटिव Cl Cl Cl। अब यहां से क्या होगा, एक अल्फा एलिमिनेशन तो हो गया, एक अल्फा एलिमिनेशन तो हो गया, हाइड्रोजन निकल गया। अब यहां से ये Cl निकलेगा एज Cl नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बनेगी CCl2, यहाँ पे क्या बनेगी CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन। इस तरीके से आप कार्बेन प्रिपेयर कर सकते हो, इस तरीके से आप कार्बेन प्रिपेयर कर सकते हो। मैं एक दो मेथड और डिस्कस करता हूँ कार्बीन एसी अल्फा अल्फा एलिमिनेशन वाले, जिससे आपको थोड़ी सी और क्लियरिटी आएगी। देखना मैं मेथड लेता हूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन लिया, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे पीएच पीएच HCCl3। देखना यहाँ पे मैंने डाल दिया एन ब्यूटाइल लिथियम, डाल दिया एन ब्यूटाइल लिथियम। एन ब्यूटाइल लिथियम क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, Bu नेगेटिव मिलेगा यहाँ से। ये क्या करेगा, देखो ये प्रोटॉन एसिडिक प्रोटॉन है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है, कैसा है ये एसिडिक है, तो Bu इसको लेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, जब Bu ने यहाँ अटैक किया ब्यूटाइल ग्रुप ने तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर गए इस कार्बन पे, क्या बना, देखो यहाँ बना नाइट्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज CCl3, और यहाँ दो फिनाइल रिंग तो है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा,
एक अल्फा एलिमिनेशन तो हो गया, एक अल्फा एलिमिनेशन तो हो गया। दूसरा अल्फा एलिमिनेशन कैसे होगा, यहाँ से ये CCl3 लीव कर जाएगा। CCl3 इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके लीव करेगा, CCl3 नेगेटिव बाहर, और यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे ये कार्बिन प्रिपेयर हो गई, यहाँ पे ये कार्बिन प्रिपेयर हो गई। इस तरीके से हम कार्बीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, देखना एक और, इस ऊपर वाले मेथड, इस पहले मेथड से ही मिलता जुलता मेथड मैं बताता हूँ आपको। वो मेथड है, देखो, RHCl और बहुत कॉमन मेथड है ये, बहुत कॉमन मेथड है कार्बिन को प्रिपेयर करने का। बेस डाल देता हूँ मैं एन ब्यूटाइल लिथियम। ठीक है, मैं लिखता हूँ एन ब्यूटाइल लिथियम 100 डिग्री सेल्सियस हीट किया। कैसे प्रिपेयर होगी कार्बिन, एन ब्यूटाइल लिथियम, ब्यूटाइल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज, ये इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे। क्या बनेगा, आर सी नेगेटिव Cl Cl, और यहाँ से फिर फर्दर अल्फा एलिमिनेशन होके क्या बनेगा, RCCl। ये प्रिपेयर हो गई कार्बिन। इस तरीके से आप कार्बिन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये कार्बिन के प्रिपरेशन का पहला मेथड। ठीक है, मैं अगले मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे चलता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ। अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दूसरा मेथड, इसको मैं कहूंगा फ्रॉम डिग्रेडेशन ऑफ फ्रॉम डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन मतलब कंपाउंड का टूटना, थर्मल या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन में कंपाउंड की फोटोलिसिस मान लो, पायरोलिसिस मान लो, या क्रैकिंग मान लो। इस तरीके से कुछ गैशियस प्रोडक्ट्स बाहर निकल जाएंगे और कार्बिन प्रिपेयर हो जाएगी। ऐसे लिख ले जाता हूँ, फ्रॉम डिग्रेडेशन ऑफ सम स्पेशल कंपाउंड, फ्रॉम डिग्रेडेशन ऑफ सम स्पेशल कंपाउंड। एग्जाम्पल देखना, मैंने जैसे लिया Cl 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 डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से कार्बिन प्रिपेयर कैसे होगी, देखो, इसको मैं हीट करता हूँ। हीट किया मैंने अप्रोक्सीमेटली 80 या 90 डिग्री से ज़्यादा। ठीक है, रिएक्शन कंडीशन है, क्या होगा, यहाँ से CO2 लीव करेगी। देखो, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन। क्या होगा, यहाँ से ये CO2 लीव करेगी, करा दे लीव CO2 को, क्या बनेगा, देखो, Cl 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 नेगेटिव, और बाहर निकल गई CO2। इस CO2 के बाहर निकलने के बाद यहाँ से ये Cl बाहर, क्या बन गया, कार्बिन बन गई, क्योंकि दो क्लोरीन लगे हैं, इसका नाम डाइक्लोरोकार्बिन, इसका नाम डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूँ इसमें, देखना, मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मैं लगाता हूँ थोड़ा सा टीडीएस सा स्ट्रक्चर है, देखना, लेकिन आपको समझ आएगा कि कार्बिन कैसे बन गई। यहाँ पे दो क्लोरीन है, ठीक है, और इसमें मैं फोटोकेमिकल कंडीशन डाल देता हूँ H नहीं। आपको पता है फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होता है, फोटोकेमिकल कंडीशन में बॉन्ड्स की होमोलिटिक क्लीवेज होती है। फोटोकेमिकल कंडीशन में बॉन्ड्स की होमोलिटिक क्लीवेज होती है। ये क्लीवेज कैसे होगी, देखो, इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इस कार्बन पे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन, इस बॉन्ड के फिर दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन। यहाँ से क्या निकल गया, अगर आप लोगों को ध्यान ध्यान से आप देख रहे हो,
तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये लेके ये CCl2 निकल गई। क्या निकल गई? CCl2। और बाकी क्या बचा? बाकी बचा ये दो फिनाइल रिंग। ठीक है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके मिलके क्या करेंगे? एक पाई बॉन्ड बना लेंगे। मिलके एक पाई बॉन्ड बना लेंगे, जिसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो ये काम कब हुआ? ये काम फोटोकेमिकल कंडीशन में हुआ, HNO की कंडीशन में। और यही मैंने कहा कि या तो थर्मली डिग्रेड करो या फोटोकेमिकली डिग्रेड करो। डिग्रेड करना आपको कंपाउंड को, उसमें कोई दिक्कत है सच नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखना इसका, मैं इसको क्लियर करता हूँ। देखो, मैं एग्जांपल लेता हूँ ये, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं CO2 80 और इस कंपाउंड को मुझे थर्मल या फोटोकेमिकली डिग्रेड करना है। देखना क्या बनेगा। इस कार्बन का, इस कार्बन और इस कार्बन से बॉन्ड टूटेगा। कार्बन नंबर 1 का बॉन्ड टूटेगा, इसको मैं कार्बन नंबर 1 कह रहा हूँ। कार्बन नंबर 1 का बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, कैसे टूटेगा देखना। मैं ये कहता हूँ ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे और ये एक इलेक्ट्रॉन इस पर। सिमिलरली ये जो आगे बॉन्ड है, ये आगे जो बॉन्ड है, ठीक है, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे? ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, क्या बना? यहां से मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, और बाहर क्या निकल गया? बाहर निकल गया CO2 यहाँ एक और CO2 और साथ ही साथ दो इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बाहर निकल गई? ये कौन सी स्पीशीज बाहर निकल गई? कार्बीन बाहर निकल गई। ठीक है, नीचे वाली स्पीशीज को देखते हैं। जब ये एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए आएंगे तो आप लोगों ने ये स्ट्रक्चर देखा होगा। अगर आप लोगों को ध्यान हो, स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। कौन सी बेंजीन? डिवार बेंजीन। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो आप डिवार बेंजीन ऐसे लिखते हो, ऐसे, और यही है। और फिर ये थर्मल या फोटोकेमिकल कंडीशन में रीअरेंज होती है और वापस क्या बन जाती है? बेंजीन। ठीक है, तो हमें मतलब नहीं है बाहर का निकला, हमें तो ये मतलब है कि यहाँ पे ये कार्बीन प्रिपेयर हो, यहाँ पे ये कार्बीन प्रिपेयर हो। ठीक है, मैं नेक्स्ट मेथड पे चलता हूँ। नेक्स्ट मेथड है कार्बीन की प्रिपरेशन के लिए बाय फोटोलिसिस ऑफ कार्बीन। बाय फोटोलिसिस ऑफ कार्बीन नहीं, कीटीन। तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन कीटीन के फोटोलिसिस। कैसे होगा ये फोटोलिसिस? कीटीन क्या होता है? कीटीन होता है R2C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये स्पीशीज होती है कीटीन। जब इसमें फोटोलिसिस मतलब फोटोकेमिकल कंडीशन में रिएक्शन, जब इसमें फोटोलिसिस करोगे तो ये फोटोलिसिस कैसे होगी? सबसे पहले ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन, क्या बनेगा? R2C नेगेटिव C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव। ये बना। अब देखना क्या हुआ? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज को बियर नहीं कर सकता, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस ऑक्सीजन पे जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन, बनेगा क्या? R2C, यहाँ तो कार्बन बन जाएगी और साथ ही साथ क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये बन गया
ये क्या बना, यहाँ नेगेटिव चार्ज नहीं लिखता मैं, नेगेटिव लिखना ठीक नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन दिखाना ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल गई और ये R2C डाई अल्काइल कार्बिन, अगर ये R अल्काइल ग्रुप है तो ये डाई अल्काइल कार्बिन जो है वो प्रिपेयर होगा। इस तरीके से आप कार्बीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं।